हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द इंडियन हिमालयन रीजन नीड्स इट्स ओन EIA। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 3 एनवायरमेंट के पार्ट से। टॉपिक कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स हो रहे हैं और बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। पहाड़ को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं और बना रहे हैं नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली हिमालयन रीजन पे। इस वजह से वहां पर बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैन मेड हैं। तो इसे कैसे रोक सकते हैं? अगर हम EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का यूज करते हैं, कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसका EIA कर लिया तो हमें बेहतर पता चल पाएगा कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। तीस्ता डैम ब्रीच सिक्किम में हुआ अभी अर्ली अक्टूबर में, और रिसेंटली ही फ्लड आया और लैंडस्लाइड हुई हिमाचल प्रदेश में। और ये हमें फिर से याद दिला रहा है कि किस तरीके से हैवॉक क्रिएट कर रहा है हमारा डेवलपमेंट मॉडल और हमारे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को, स्पेशली माउंटेन्स को। अब जरूरी हो गया एसेस करना कि ह्यूमन जिस तरह से यूज कर रहा है नेचर को, तो नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें, EIA इस प्रोसेस को डिफाइन किया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। एक टूल है जो आइडेंटिफाई करता है एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट किसी भी प्रोजेक्ट का अगर जो स्टार्ट करते हैं बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेड। तो एक बेहतर पिक्चर पहले ही हमें पता लग जाती है कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका फ्यूचर में क्या रिपरकशन होगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये टूल कंपेयर करता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव प्रपोज प्रोजेक्ट, प्रेडिक्ट करता है और एनालाइज करता है सारे ही पॉसिबल एनवायरमेंटल रिपरकशन बहुत सारे सिनारियो में। EIA हेल्प करता है डिसाइड करने में एप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, कैसे हम बच सकते हैं। अगर हमें पता चल जाएगा कि क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो उसके बचने के भी स्टेप्स हम पहले ही ले सकते हैं, या हम वो प्रोजेक्ट वहाँ नहीं करके कहीं और कर लेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे। EIA इस प्रोसेस को कॉम्प्रिहेंसिवली देखने की ज़रूरत है और उससे जो डेटा मिलते हैं वो रिलायबल होते हैं और वो जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं जो मोस्ट एप्रोप्रिएट, रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो बेसलाइन डेटा है जिस बेसिस पे हम निकालते हैं, तो हमें फ्यूचर क्या लाइकली इम्पैक्ट हो सकते हैं वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं हम EIA करके, और ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। अगर बात इंडिया की करें तो EIA से पहले 1976-77 में प्लानिंग कमीशन ने डायरेक्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कि वो असेस करें रिवर वैली प्रोजेक्ट्स और बताएं कि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है। और लेटर इसे एक्सटेंड कर दिया सारे ही प्रोजेक्ट में, जहाँ पे इम्पोर्टेंट कर दिया अप्रूवल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। इन्वायरमेंट क्लियरेंस एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था सेंट्रल गवर्नमेंट का। जनवरी 27, 1994 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 ने पहली बार EIA नोटिफिकेशन दिया, जहां पर एनवायरनमेंट क्लियरेंस EC मैंडेटरी कर दिया किसी भी तरीके के स्पेसिफाइड जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए, और एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज के लिए मैंडेटरी कर दिया। नोटिफिकेशन जो 1994 में आई थी उसमें 12 अमेंडमेंट्स हुए 11 इयर्स में, और इसे फिर रिप्लेस कर दिया गया EIA 2006 नोटिफिकेशन से। हॉलमार्क जो 2006 नोटिफिकेशन का रहा था वो ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया प्रोसेस ऑफ EC एनवायरनमेंट क्लियरेंस। स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि वो इशू कर सकते हैं EC कुछ केसेस में। यहाँ EC से मतलब है एनवायरनमेंट क्लियरेंस। 2006 नोटिफिकेशन में भी बहुत सारे चेंजेस हुए ताकि वक्त के साथ साथ इसको बेहतर बना सके। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ड्राफ्ट किया EIA इन 2020 और पब्लिक कमेंट के लिए ओपन कर दिया, और इसमें प्रो इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी लोगों के व्यूज़ आ गए और उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है इकोलॉजिकल कंसर्न।
तो इस पर बहुत डिबेट हो गई। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो EIA जो है हमारे पास सबसे पोटेंट रेगुलेटरी टूल है और जिसकी हेल्प से हम इन्वायरमेंटल गवर्नेंस कर सकते हैं और अपना जो विजन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंट्री में उसे हम अचीव कर सकते हैं। EIA 2006 नोटिफिकेशन में सारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं और इंस्टीट्यूशनल सेटअप के बारे में बात की गई है जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देंगे प्रोजेक्ट्स के लिए और इस तरीके की क्लियरेंस की ज़रूरत है नोटिफिकेशन के हिसाब से और वो कुछ सर्टेन केसेस हैं जहां पर मैंडेटरी है। वही प्रोजेक्ट जो शेड्यूल में लिखे गए हैं वो अटैच कर दिए गए हैं नोटिफिकेशन में। उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले EC की क्लियरेंस जरूरी है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि जो नोटिफिकेशन का एम्बिट है उसमें वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट वहां पर नहीं है। नोटिफिकेशन में कैटेगराइज कर दिया गया है प्रोजेक्ट को बहुत सारे हेड्स में लाइक माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर जनरेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अनफॉर्चुनेटली EIA की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पूरे ही कंट्री में सेम है और ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर। लेकिन अगर इंडिया के लैंड फॉर्म की बात करें तो सब तो एक नहीं है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेन है, तो एक ही तरह का रूल अगर हर जगह लगाएंगे तो इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्स होंगे ही। गवर्नमेंट अवेयर है इस बारे में अच्छी तरह से कि स्पेशल नीड है इंडियन हिमालयन रीजन को, IHR को, और रीजन काफी वनरेबल है और फ्रेजाइल है और इसे हमें सेपरेटली डील करना चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज मेंशन्ड है शेड्यूल में जिसके बारे में नोटिफाई किया गया था कि वो नहीं सेटअप करें अपने इंडस्ट्रीज IHR स्टेट्स में क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज उस पर्टिकुलर स्टेट्स को लेकर जो थी या और जो इंडस्ट्रीज या प्रोजेक्ट थे वो सेम थ्रेशोल्ड लिमिट को मीट कर रहे थे। लेकिन सिनेरियो प्लेन और ऑफ कोर्स माउंटेन का एक नहीं है, अलग है। लैंडफॉर्म अलग है, वहाँ का एनवायरमेंट क्लाइमेट अलग है, वहाँ पर जो नेचुरल कैलामिटीज आती हैं ऑफ कोर्स वो ज्यादा डिवास्टेटिंग होती है। इवन अगर हम ड्राफ्ट 2020 नोटिफिकेशन की बात करें जो पब्लिक डिस्कशन में आया था, उन्होंने भी IHR को सेपरेटली नहीं डील किया रेस्ट ऑफ द कंट्री से, लेकिन उन्हें एक खास ख्याल रखना चाहिए कि IHR को स्पेशल डेवलपमेंट नीड है, वो कॉमन पूरे इंडिया की तरह हम उसको नहीं ट्रीट कर सकते हैं। इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम ने यूज किया ग्रेडेड अप्रोच और डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच और ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं विद इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। देखने वाली ये चीज है कि इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उस हिसाब से स्ट्रिंजेंसी है कि हम कितने ज्यादा सख्त होंगे और उसी हिसाब से इसको हम कितने स्ट्रिंजेंट होंगे एनवायरमेंटल कंडीशन को लेकर और फिर EIA प्रोसेस करेंगे वो प्रोपोर्शनेट होगा वैल्यू और सेंसिटिविटी को लेकर पर्टिकुलर हैबिटेट का जो इम्पैक्ट होंगे प्रोजेक्ट से। एक अनफॉर्चुनेट मिस है हमारे तरफ से ग्रेडेड अप्रोच को लेकर, यहाँ पर हम डिफरेंशिएटेड रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं IHR के लिए भी। हमें पता है अच्छी तरीके से कि IHR को स्पेशल नीड है क्योंकि वहाँ का जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है पूरी कंट्री से अलग है और IHR सर्व करता है वाटर टावर की तरह और प्रोवाइडर है इकोसिस्टम सर्विसेज का पूरे इंडिया के लिए। अगर इस रीजन को रेस्ट ऑफ द कंट्री की तरह ट्रीट करते हैं तो ऑफ कोर्स ये एक मिसफॉर्चुनेट है क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि स्पेशल नीड वाली प्लेसेस को स्पेशल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसके स्पेशल लेजिस्लेशन होना चाहिए, नहीं तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम कैटेगराइज कर दें प्रोजेक्ट को और उसके इम्पैक्ट को इस तरीके के प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज को लेकर जो IHR के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, अगर हम IHR को दिमाग में रखते हुए देखें, उनके कॉन्टेक्स्ट में देखें कि रीजन की फ्रेजिलिटी क्या है, वनरेबिलिटी क्या है विज अवी वहाँ की इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, हमारे पास इनफ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग है हिमालय की और हमें ये भी पता है कि हिमालय वनरेबल है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को वहाँ पर बहुत कॉमन है लाइक हैवी रेन्स, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, सिस्मिकली एक्टिव क्लाइमेट चेंज। इन सारी चीजों को और एड ऑन कर देता है, एक और लेयर चढ़ा देता है वनरेबिलिटी की इस इकोसिस्टम में। इन सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद भी कि वो फ्रेजाइल है, वनरेबल है हिमालय, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है उनके लिए डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड जो की जरूरत होनी चाहिए
चाहिए अगर IHR के प्रोजेक्ट की हम बात करें। जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हिमालयन स्टेट में डिवास्टेशन की, हर साल एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी हो रहे हैं एक के बाद एक, और ये रीजन्स IHR के ऑलरेडी हैवी प्राइसेस पे कर चुके हैं क्योंकि पॉलिसी मेकिंग जो है IHR रीजन को लेके इंडिफरेंट है। अब अगर हम देखेंगे तो इसका सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम वे फॉरवर्ड की तरह देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सारी चीजें तो हमको प्रॉब्लम हम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करना चाहिए कि सारी चीजें ना हो। माउंटेन्स की जरूरत को दिमाग में रखते हुए, वहाँ की फ्रेजिलिटी, वनरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें एड्रेस करना है ऑल 4 स्टेजेस ऑफ EIA, दैट इज स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, अप्रेजल। ये चारों स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, इसको इन सारे स्टेजेस को एक यार्डस्टिक की तरह लेते हैं प्रोजेक्ट, और जो वहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं और जरूरी कर देते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है। अगर बात आती है माउंटेनस रीजन की, तो शायद जो रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर रीजन की है, जो वहाँ की इकोलॉजिकल नीड है, वो फुलफिल हो पाएगी। जनरल कंडीशन सारे प्रोजेक्ट के लिए मेंशन है एंड ऑफ नोटिफिकेशन में। वहाँ पर कुछ क्लॉज IHR और माउंटेन्स के लिए भी होना चाहिए कि अगर एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं या कुछ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की, जो लोग प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर। कोई भी रेगुलेटर नहीं है नेशनल लेवल पर, ऐसा सजेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2011 में इन केस लाफाग उमियाम माइनिंग P लिमिटेड, तमिलनाडु गोदावर्मन थिरुमुलपैड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट अप्रेजल किया था और अप्रूवल हुआ था इनके प्रोजेक्ट का EC के लिए, दैट इज एनवायरमेंट क्लियरेंस, और मॉनिटर किया था इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंडीशन जो भी मेंशन्ड है EC में। EIA का प्रोसेस अब डेवलपमेंट प्रपोजल को लेकर अलग हो गया है, रादर देन एंटिसिपेट देम, क्योंकि इनको क्या करना है, इनका काम है डेवलपमेंट कराना नहीं, सिर्फ इनका काम है कि अगर कोई डेवलपमेंट होता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो उसके प्रोजेक्ट के क्या रिपरकशन हो सकते हैं फ्यूचर में, उसे एंटिसिपेट करना इम्पोर्टेंट है। ये फैक्ट क्लियर है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो फाइनेंस करते हैं प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, और वो अपने फेवर में करने के लिए प्रोजेक्ट पूरे एफर्ट्स लगाते हैं। अब ये सारे प्रोसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालेगा, और इस तरीके से प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस इजीली हो जाता है। बहुत सारे केसेस में EI को एक बॉक्स टिकिंग अप्रोच की तरह लिया जाता है और एक सिर्फ फॉर्मेलिटी कर ली जाती है, क्योंकि EC की जरूरत है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो EC का क्लियरेंस चाहिए, तो बस एक ये फॉर्मेलिटी की तरह काम चल रहा है। अगर हम बात करें प्रोसेस की लिमिटेशन की, तो EIA प्रोसेस सिर्फ जिम्मेदार नहीं है कि IHR को स्पेशल नीड है, उनके हिसाब से एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पे ओनर्स पॉलिसी मेकर पे भी आता है कि वो एक्सप्लोर करें और भी टूल जो स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट करे, और इस बात को ध्यान में वो रखें कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है डेवलपमेंट का IHR में, और उसकी नीड को एड्रेस करें, देखें, और ये हमारी फंडामेंटल पॉलिसी होना चाहिए। तभी हम फ्यूचर के डिजास्टर को या फ्यूचर के नेचुरल कैलामिटीज को, किसी भी तरीके के लॉसेस को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।